residential status. Why should we study residential status? Because the tax incidence on an assessee depends on his residential status. So जो ordinary resident है उसको सबसे ज्यादा टैक्स पे करना है, जो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ता है, और फिर सबसे कम नॉन रेसिडेंट को पे करना पड़ता है. सो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है वो डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस किसी का अगर एक ईयर में रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो दूसरे ईयर में रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बंदा एक ईयर में रेसिडेंट है तो दूसरे ईयर में भी रेसिडेंट होगा, है ना. सिमिलरली वेदर एन इनकम अर्न बाय अ फॉरेन नेशनल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन ऑन हिज सिटीजनशिप. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सिटीजनशिप की बात ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, जो कि नंबर ऑफ डेज से क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं. Therefore, the determination of the residential status of a person is very significant in order to find out the tax liability. ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए किसको कितना टैक्स लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उस बंदे का वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो एक तो टैक्स कितना लगेगा वो डिपेंड होता है यहाँ पे. ठीक है, एक तो फॉरेन नेशनल है उसको इंडिया में कितना टैक्स पे करना है. ठीक है, तो वो भी आप डिसाइड करोगे. फॉरेन नेशनल का मतलब नॉन रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेन नेशनल एंड नॉन रेसिडेंट. आपको पता है कि फॉरेन नेशनल इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग यही मानते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप. देयर इज अ डिफरेंस. तो आप इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे आपस में. सिटीजनशिप के नाम पे आप टैक्स नहीं ले सकते. ठीक है, आप सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस के नाम पे टैक्स ले सकते हैं. सबसे ज्यादा अगर आपको टैक्स क्लेम करना है तो सबसे ज्यादा आप बताओ कि वो बंदा जो है वो इंडिया में रेसिडेंट था. ठीक है, ओके. नाउ टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग ने ऑलरेडी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पढ़ा हुआ है. डीम्ड रेसिडेंट अभी आप थोड़ा सा छोड़ दो. ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट, ये मैं एक खाली आपको एक नोट इसकी दे देने वाला हूँ. डीम्ड रेसिडेंट किसको बोलते हैं? डीम्ड रेसिडेंट का सिंपल मतलब होता है वो रेसिडेंट नहीं है बट हम लोग उसको मान लेते हैं कि रेसिडेंट है, बस इतना ही मतलब. तो वो क्यों कब करते हैं वो बात की बात है. पहले तो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का डिफरेंस क्या होता है. फिर रेसिडेंट में दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी. ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है सेक्शन 6(1) की, कि कोई भी बंदा रेसिडेंट कब होता है. रेसिडेंट कब होगा, उसको 182 डेज रहना है इंडिया में, नहीं तो 60 और 365. दिस इज नॉट समथिंग, है ना. किसी बंदे को इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज रहना है, नहीं है तो Sir, आप I सेकेंड have doubt. बोलो. Sir, if a person is an Indian citizen, so only one condition is apply on him. हाँ अभी आएगा ना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आएगा. यहाँ पे है एक्सेप्शन, कहाँ है ये देखो. ठीक है, ये इधर पे है. एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया as a member of crew, an Indian citizen or person of Indian origin comes to India on a visit. ठीक है, तो इन सब के लिए वो बोल रहा है कि सिर्फ 182 डेज ही रहना है. ठीक है, तो अगर किसी बंदे को रेसिडेंट होना है तो वो दोनों कंडीशन सेटिस, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी. ठीक है, 182 डेज वाली भी चलेगी और 60 और 365 भी चलेगी. तो ये बोल रहा है कि 60 और 365 कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होती है. 60 और 365 जो है कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होती है. ऐसे बंदों को सिर्फ 182 डेज ही रहना है इंडिया में, तब जाके वो रेसिडेंट होंगे. ऐसे कौन लोग हैं, ये लोग हैं. और ज्यादातर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो जॉब पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं. मेंबर ऑफ क्रू शिप है तो मतलब वो जॉब पर्पस ही है उनका. ठीक है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है उसको. और उसके अलावा अगर इंडियन ओरिजिन से है या इंडियन सिटीजन है जो कि हमेशा बाहर रहते हैं और विजिट करने इंडिया में आए हों, तो ऐसे ही बंदे क्या है उसके ऊपर सिर्फ
182 डेज वाली ही कंडीशन लगती है, दोनों कंडीशन नहीं लगती। तो ये कंडीशन बेसिकली किसके लिए बनाया आपने? फॉरेन नेशनल के लिए बनाया, ठीक है। या तो फिर ऐसे इंडियन के लिए जो जॉब पर्पस के लिए बाहर नहीं जा रहा, या फिर इंडिया में विजिट करने के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे बंदे के लिए आपने दूसरी कंडीशन रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना होता है। क्वेश्चन में बोला है अगर वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, या इंडियन ओरिजिन से है, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि उसके ऊपर 182 डेज वाली ही कंडीशन चेक करना है, मुझे दूसरी कंडीशन पे नहीं जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कब हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन लिखते हैं, कब हम लोग दोनों कंडीशन लिखते हैं। तो आपने अगर इंडियन सिटीजन देखा, इंडियन ओरिजिन देखा, तो ध्यान देना है आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन लिखनी है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ही होता है, ठीक है। तो 90% जब आप देखते हैं इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, तो आप कभी भी दूसरी कंडीशन चेक उसके लिए नहीं करते, ठीक है। ऑब्वियसली कंडीशन ये है कि वो जॉब पर्पस के लिए बाहर जाना चाहिए या इंडिया में विजिट के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से कुछ तो होगा ही, या तो इंडिया में विजिट के लिए आया होगा या तो बाहर जॉब पर्पस के लिए जा रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में सिर्फ 182 डेज ही रहना है इंडिया में, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट है इधर पे? तो इधर पे आपने गलत किया भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। समझ में आ गया ना ये चीज कि आपको इंडियन यस सर। और इंडियन सिटीजन में आपको सिर्फ 182 डेज ही रहना है इंडिया में, ये उसका एक्सेप्शन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इन दी फॉलोइंग सिचुएशन आपको 182 डेज ही रहना है, लिखा है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, जॉब पर्पस के लिए बाहर गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया के बाहर गया है, क्रू शिप का मेंबर है वो, शिप में जो रहते हैं, शिप में जो काम करते हैं, और दूसरा इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, ऐसे बंदों के ऊपर आप दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे, पहली में ही आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि वो रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डिटर्मिनिंग इफ अ रेसिडेंट इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए आपको एक्स्ट्रा दो कंडीशन 6 की सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर नहीं कर पाया तो उसको आप बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, ये नहीं कर पाया तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन रेसिडेंट हो गया है, आप दूसरी कंडीशन चेक करना है, तो पहली कंडीशन तो चेक किया, वो सेटिस्फाई कर लिया उसने, 182 डेज इंडिया में रह गया, या फिर 60 और 365 इंडिया में रह गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ पे चेक करने आए तो आपको या तो 730 डेज नहीं मिला लास्ट 7 ईयर्स में, या फिर 2 बार वो रेसिडेंट नहीं मिला। तो ऐसे केस में आप उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट तो बोलेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो कौन सी कंडीशन है ये जिससे कि वो ऑर्डिनरी हो सकता है या फिर नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है? इस केस में उसको 10 ईयर्स में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ता है। हाँ हाँ, रिसेंट टेस्ट क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ना, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 6 की जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप बोलते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप उसको बोलेंगे। अगर ये भी सेटिस्फाई कर लेगा तो उसको बोला जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेगा तो। प्रैक्टिकली हम लोग ने ये चीज किया है, ठीक है। क्वेश्चन के 2 पार्ट होते थे, फर्स्ट हम लोग चेक करते थे कि वो रेसिडेंट है या नहीं, फिर हम लोग चेक करते थे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे हम लोग ने किए, आज तो हम लोग सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज नोट करने वाली है आपके लिए। इट इज नॉट एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही जगह पे रहना, आप इंडिया में आके कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली द प्लेस ऑफ स्टे और द पर्पस ऑफ द स्टे इज नॉट मटेरियल। आप इंडिया में किस लिए आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप किस जगह पे जा रहे हैं मैटर नहीं करता है, ठीक है। और आप कंटिन्यू रह रहे हैं कि नहीं इंडिया में वो भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। अगर किसी रीजन से वो 24 आवर्स कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो आप उसका जब डेज कैलकुलेट करेंगे तो उसको 24 आवर्स के हिसाब से आप उसको चेक करेंगे कि वो 24 आवर्स रह रहा है कि नहीं रह रहा है, अगर वो टुकड़ों में रह रहा है इंडिया में, ठीक है।
उस केसेस में उसका आर्ली बेसिस पे जो है कैलकुलेशन होगा। तो ये खैर ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हम लोग जब वो इंडिया में आता है वो भी कैलकुलेट करते हैं, जब इंडिया से जाता है वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग दोनों ही चीज देखते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इंडिया में किस पर्पज के लिए आ रहा है। मतलब लास्ट टाइम पे वो विजिट के लिए आया था सर, इस बार भी वो विजिट के लिए आना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो किसी अपने दूसरे पर्पज के लिए भी आ सकते हैं। सर वो लास्ट टाइम पे आया था तो मुंबई में रुका था, अभी नोएडा में रुका हुआ है। कोई पर्पस उसका, जगह, प्लेस, कितने आवर्स वगैरह जो है ये आपको मैटर नहीं करेंगे। और अगर वो बहुत ऐसा रह रहा है कि वो 1 आवर रुक के चला जा रहा है, 2 आवर्स रुक के चला जा रहा है, तो उसके एटलीस्ट आवर्स जो है वो 24 आप कंप्लीट करो, अगर ऐसे दिख रहा है आपको तो। ठीक है, अदरवाइज ये कोई मटेरियल चीज नहीं, कभी क्वेश्चन में पूछी भी नहीं। ठीक है, ओके। टीम रेसिडेंट है, ये थोड़ा सा लास्ट में जाके देखते हैं, इसका एक एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेंगे कि किस बंदे को रेसिडेंट ना होते हुए भी हम लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेते हैं। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेते हैं। ध्यान देना, ऑर्डिनरी नहीं, नॉट ऑर्डिनरी मानना है आपको। ठीक है, मतलब पहली वाली कंडीशन से रिलीज हो जाएगा। सिंपल है, अगर वो उसका इनकम जो है इंडियन इनकम, ठीक है, अदर देन फॉरेन इनकम, अगर उसका 15 लाख के ऊपर है, अगर उसका इनकम 15 लाख के ऊपर है, कौन सा इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्सेस। अदर देन फॉरेन सोर्सेस मतलब इंडियन इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन इनकम की बात कर रहा है, कंट्रोल्ड इनकम की बात कर रहा हूँ। मैंने इनकम के 3 टाइप आपको बताए थे। ठीक है, एक इंडियन इनकम होता है, एक फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है, और एक फॉरेन इनकम होता है। तो किस इनकम को छोड़कर बोल रहा है वो, फॉरेन सोर्सेज को छोड़कर बोल रहा है। उसका इंडियन इनकम कितना होना चाहिए, उसका इंडियन इनकम एक्सीडिंग 15 लाख होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंडिया से उसने 15 लाख से ज्यादा कमाया है। ऐसे बंदे को कितना दिन रहना है इंडिया में, 120 डेज। उसको 60 डेज की जरूरत, वो वाली कंडीशन मतलब वो 182 और वो सब उसके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ कितना दिन रहना है उसको, 120। किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात कर रहे हैं, जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है। इंडियन इनकम जिसका 15 लाख से ज्यादा है, उसको इंडिया में सिर्फ कितना डेज रहना है, 120 डेज रहना है। ठीक है, थ्योरी में आपको ये चीज पूछा जा सकता है, और ये सिर्फ थ्योरी में ही है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक भी क्वेश्चन नहीं था, हम लोगों ने किया है लास्ट टाइम पे ना, तो प्रैक्टिकल इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन है जहाँ पे 15 लाख लिखा है, बट सिर्फ इतना लिखा है कि लेस देन 15 लाख है। और लेस देन 15 लाख का मतलब क्या होता है, आपको नॉर्मल जो कंडीशन आप देखते हैं यही सब कंडीशन आपको चेक करनी होगी। व्हेन इट इज मोर देन 15 लाख और वो इंडियन ओरिजिन से है या इंडियन सिटीजन है, तो उसको सिर्फ 120 डेज इंडिया में रहना है। इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इसी ईयर ऐड हुआ है, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ठीक है, इससे पहले सिर्फ हम लोग पहले ही 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते थे, ये डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो डीम्ड रेसिडेंट मतलब ऐसा बंदा जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आप वो चेक करेंगे कि इंडिया में 120 डेज रहता है या नहीं रहता है। और अगर 120 डेज या उससे ज्यादा रह रहा है इंडिया में, तो आप उसको रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस। ये आपके लिए कोई बहुत जरूरी चीज नहीं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन एक इंडियन कंपनी कभी भी रेसिडेंट होती है। ये किसका आप स्टेटस पढ़ रहे थे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल या फिर HUF, ये दोनों का स्टेटस सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, 3 लाइन आपको याद रखना है कि इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है। फॉरेन कंपनी कब रेसिडेंट होगी इंडिया में, अगर उसका मैनेजमेंट अफेयर्स वगैरह प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो तो। ठीक है, मेजर डिसीजन इंडिया में लिए जाते हैं उससे रिलेटेड, आपको पता है हेड ऑफिस अगर उसका इंडिया में शिफ्ट किया हो तो। ठीक है, या है तो। ठीक है, तो ऐसी फॉरेन कंपनी को भी आप रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा इंडियन कंपनी रेसिडेंट होती है इंडिया में। ठीक है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है अगर प्रीवियस ईयर में उसका अफेयर्स वगैरह जो है वो डिसीजंस वगैरह इंडिया से लिया जा रहा हो तो। ठीक है, और इसमें ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। HUF में भी यही बोला है, अगर HUF जो है बिजनेस होता है ना HUF का, अगर उसका मेजर डिसीजन इंडिया से लिया जा रहा हो तो ऐसे HUF को आप रेसिडेंट बोलते हैं।
अगर बाहर है तो उसको आप नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। आप कर्ता का स्टेटस आपको चेक करना है, अगर आपको उसको ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी है अगर ये चेक करना है तो उसका कर्ता का स्टेटस आपको चेक करना पड़ेगा, वही वाला जो आपने 6 में देखा है, तो यही है, सेम है। 2 बार रेसिडेंट होना है और लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज रहना है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे, अदरवाइज हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। अच्छा, उससे पहले मुझे स्कोप ऑफ इनकम भी आपको बताना है ना। स्कोप ऑफ इनकम एक ही पेज का तो है, वो भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको स्कोप ऑफ इनकम पे ही पूछे जाते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली भी स्कोप ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है और थेरिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब इसके अंदर एक ऐड भी हो गया है, डीम्ड जो रेसिडेंट है, लेकिन खैर अभी आपको उसके लिए पढ़ना नहीं, आपको ये 3 चीज के लिए ही पढ़ना है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो 3 चीज पे ही बनते हैं। ठीक है, डीम्ड पे नहीं बनेंगे आपको क्वेश्चन। क्या याद रखना है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, बताया था आपको। इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, या तो रिसीव्ड इन इंडिया हो, या तो डीम टू रिसीव इन इंडिया हो, एक्रू इंडिया हो, डीम टू एक्रू इन इंडिया हो। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब तो आपको पता है। ठीक है, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया का मतलब वो प्रॉपर्टी इंडिया में है बट आपने इनकम बाहर रिसीव किया है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप बोल सकते हैं, आपने कमाया ही इंडिया में है, आप यहाँ पे काम करते थे तो एक्रूड इन इंडिया हो गया। ठीक है, रिसीव बाहर कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर बाहर कमाया है तो रिसीव इंडिया में कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सारे इनकम को आप क्या बोलते हो, इंडियन इनकम। ठीक है, तो अर्न इंडिया में किया है, रिसीव इन कुछ भी। ठीक है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मतलब आपने रिसीव भी इंडिया में नहीं किया, अर्न भी इंडिया में नहीं किया, तो उस केसेस में भी कनेक्शन मिलता है, तो आप बोलते हैं डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया 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 इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल एसएससी। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल एसएससी। फॉरेन इनकम के 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, जो कि 2 लोगों को टैक्सेबल है। किन लोगों को, आर एन ओ आर बट एन ओ आर। ठीक है, और फॉरेन इनकम सिर्फ आर एन ओ आर को टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम सिर्फ आर एन ओ आर को टैक्सेबल है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू 3, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल टू 2, एंड फॉरेन इनकम नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फॉरेन इनकम आप बोल सकते हैं प्योर इज टैक्सेबल टू 1। 1 मतलब आर एन ओ आर, 2 मतलब आर एन ओ आर एंड आर बट एन ओ आर। ऐसा ही एक ही इनकम है जो आर एन ओ आर और आर बट एन ओ आर को टैक्सेबल होता है, जो कि इंडियन इनकम नहीं है, फॉरेन इनकम है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। ऐसा इनकम जो है 2 लोगों टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें क्वेश्चन भी है और ये नोट्स भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया, इससे ज्यादा इसमें इस कॉन्सेप्ट में और कुछ है भी नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू योर गूगल फॉर्म जो मैंने आपको पूछा था आज, ऑन करके रखा था शायद इधर। ठीक है, चलो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, आई होप इट इज विजिबल। मैं तो So, थोड़ा और, हाँ yes, sir. हाँ ओके, नहीं है तो अपने आप भी, अपने पास भी गूगल फॉर्म आप ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम विच इज रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ, ये वाला शीट देखो आप, आउटसाइड इंडिया का जो इनकम है वो सिर्फ किसको टैक्सेबल होता है, वो सिर्फ आर एन ओ आर को टैक्सेबल होता है, यही पूछा है ना। इनकम विच इज रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन इनकम की बात कर रहा है वो किसको टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी को सब टैक्सेबल होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी को क्या टैक्सेबल होता है, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज ही आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट में और कुछ है भी नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। एनी डाउट,
ये सिर्फ किसको टैक्सेबल होगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली। किस इनकम की बात कर रहे हैं आप? फॉरेन इनकम की। फॉरेन इनकम सिर्फ किसको टैक्सेबल होता है? सिर्फ RNOR को टैक्सेबल होता है। RNOR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Okay, an Indian who went out went out of India for an employment purpose must be in India for dash to be considered as resident in India, Minimum 182 days. है ना? उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 60 और 365 वाला ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। इंडियन जो कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, ये एक्सेप्शन में आता है, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 182 डेज रहने के लिए। दूसरा कौन है? इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए। ठीक है, अच्छा ये देखो, इनकम एक्रूड इन अफगानिस्तान 50,000 and 50% of the amount is received in India. How much amount will be taxable for non-resident? Non-resident को कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है? नॉन-रेसिडेंट को कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है? यहाँ देखो, Indian income, sir. सिर्फ इंडियन इनकम, सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है उनको, है ना? और इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, तो उसके साथ NR को भी टैक्सेबल होता है। तो इसमें इंडियन इनकम कितना है? 25,000. 25,000. ठीक है, समझ गया आपको, है ना? तो 25,000 इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछता कि RNOR का कितना टैक्सेबल है, तो आप क्या करते हैं? RNOR को कितना टैक्सेबल है? RNOR में बेटा ध्यान देना, RNOR को सब टैक्सेबल होता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो। ठीक है, देख लो, RNOR को सब टैक्सेबल होता है। ठीक है, RNOR को सब टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन टैक्सेबल होता है। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन आपको पूछता कि RNOR को कितना टैक्सेबल है, तो आपको आंसर देना था पूरा, दैट मीन्स 50,000। एनी डाउट? 50 है ना? कितना है? हाँ 50। एनी डाउट? No, sir. हाँ, नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होते हैं। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज स्टे इन डैश। कौन से ईयर का चेक करते हैं नंबर ऑफ डेज? Previous year. प्रीवियस ईयर का। हर कंडीशन में यही लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना है, तो आपको प्रीवियस ईयर ही चेक करना है। मेन जो है वो प्रीवियस ईयर है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज डैश। बताओ क्या बताया था सर ने आपको? Taxable, बताया sir. था, हाँ, एग्रीकल्चर इंडिया का जो है वो नॉन टैक्सेबल है, बराबर ना? एग्रीकल्चर इंडिया का जो है वो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन एग्रीकल्चर अगर आउटसाइड इंडिया का है तो टैक्सेबल होता है। आंसर इज टैक्सेबल। टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज डैश। ये इजी था। Residential status in India. इंडिया। बराबर ना? रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, इसकी बेसिस पे आप टोटल इनकम उसका डिसाइड करते हैं। इनकम्स विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट आर रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया, मतलब ये इंडियन इनकम है, चाहे ये कमाया आपने बाहर है लेकिन रिसीव तो इंडिया में किया है, तो ऐसे इनकम को इंडियन इनकम बोलते हैं। इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल होते हैं? ऑल All एसएससी। SSC. ऑल एसएससी को। है ना? बराबर है। इनकम विच accrue outside India from a business controlled from India is taxable in case of dash. Second option. हाँ, कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? फॉरेन इनकम मैनेज फ्रॉम इंडिया कितने लोगों को टैक्सेबल होता है? ये एक ऐसा अनोखा इनकम है जो 2 लोगों को टैक्सेबल होता है, RNOR, R बट NOR, यही एक इनकम है ऐसा। ठीक है, इनकम accrue outside India but managed from India is taxable to 2, that means both ordinary resident and not ordinary resident, बराबर है। इनकम विच इज डीम्ड टू accrue और arise in India, मतलब वो इंडियन इनकम है, ठीक है, कितने को टैक्सेबल होगा? All SSC. करेक्ट है। ठीक है,
इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब इंडियन इनकम है, ठीक है। डीम टू बी एक्रू तो भी इंडियन इनकम ही माना जाता है, ये सब इंडियन इनकम ही है ना, सब इंडियन है, चाहे रिसीव्ड इंडिया हो, एक्रूड इंडिया हो, डीम टू रिसीव, डीम टू एक्रू, ठीक है, ऑल एसएससी। अच्छा, मिस्टर महेश स्टेड इन इंडिया फॉर 55 डेज, ठीक है। 55 डेज है तो कोई कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, मिनिमम 60 डेज तो चाहिए था अगर ये फॉरेन सिटीजन है तो भी, है ना। अदरवाइज इंडियन इंडियन होता, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा होता तो उसको 182 ही चाहिए था, बट फिर भी ये तो 60 भी नहीं है, तो इसको क्या डिक्लेयर करोगे आप? नॉन नॉन रेसिडेंट Non-resident. करेंगे। ओके, मिस्टर सेल्वा स्टेड इन इंडिया फॉर 200 डेज, 200 डेज मतलब वो रेसिडेंट हो गया, है ना, 182 पे वो रेसिडेंट हो जाता है। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस अज्यूमिंग दैट ही नेवर विजिटेड इंडिया बिफोर, इससे पहले वो इंडिया में आया ही नहीं, मतलब आपकी सेकेंड वाली जो कंडीशन है उसमें क्या है, लास्ट 10 ईयर्स में वो 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए और फिर 730 डेज रहना चाहिए, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब ये ऐसा बंदा है जो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ऐसे बंदे को क्या बोला जाता है? Resident but not ordinary resident. करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 182 से ज्यादा रह गया, लेकिन आप दूसरी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करोगे, मतलब 730 डेज रहना है इंडिया में, फिर मिनिमम 2 टाइम्स रेसिडेंट होना है, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। ओके, तो उसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मिलते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज डैश इन केस ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ये इनकम टैक्सेबल होगा? इनकम, Yes, sir. फॉरेन इनकम Yes. कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, है ना, फॉरेन इनकम है, Yes. कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल टू टू, दैट मींस आर एन ओ आर एंड आर बट एन ओ आर। और पूछा किसका है आपको? इन केस ऑफ आर बट एन ओ आर का पूछा है। आर बट एन ओ आर के केस में इनकम टैक्सेबल है, ये एक ऐसा ही इनकम अनोखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया जो है वो आर एन ओ आर को भी टैक्सेबल होता है और आर बट एन ओ आर को भी टैक्सेबल होता है, ठीक है। बाकी जगह पे एकदम क्लियर है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू ओनली आर एन ओ आर, बट ये ऐसा फॉरेन इनकम है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ये 2 लोगों को टैक्सेबल होता है, ठीक है। ये इजी था। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया इज डैश, Not taxable, sir. है ना, नॉन टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, Non-taxable. है ना। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, Non-taxable. है ना। बाकी जो लोग कैलकुलेशन के मोड में चले गए थे वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ये 3 चीजें देखोगे, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, याद रखना फॉरेन की बात नहीं कर रहे, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी किसका बात कर रहे हैं? इंडिया का, फॉरेन का नहीं, नहीं तो सबको जनरलाइज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Miss Sania Mirza, an Indian citizen who went outside India for first time for employment purpose. मुझे एक बात बताओ, ये इंडियन सिटीजन है और बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रही है, इसको कितना दिन इंडिया में रहना है? 182. 182 days. और ये 184 डेज रह चुकी है इंडिया में। व्हाट विल बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हर, बताओ। Resident. An ordinary resident. क्यों ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्यों? बाकी की कंडीशन? Because he is going first time, na sir. हाँ, तो आप देख लो कि दिस पर्सन इज गोइंग फर्स्ट टाइम, मतलब ये इससे पहले पूरा टाइम इंडिया में ही था, इससे पहले पूरा टाइम इंडिया में था, मतलब 730 डेज भी मिल जाएगा आपको और लास्ट 2 टाइम वो रेसिडेंट था वो भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गए, ठीक है। ये अगर आपने लाइन नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे, ध्यान देना है ये चीज, ये लाइन पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। वो इससे पहले पूरा टाइम इंडिया में थी, ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर में 184 डेज भी है, ठीक है। तो सारी कंडीशन आपको पूरी हो जाएगी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। मिस्टर अकरम हु इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हुज ग्रैंड पेरेंट्स वेर पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया विल बी ट्रीटेड एज डैश,
क्या बोला जाता है ऐसे बंदे को जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से रहो, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से रहे हो, ऐसे बंदे को क्या बोला जाता है? पर्सन इन इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पहले पाकिस्तान इंडिया में था, ठीक है, वैसे बांग्लादेश भी है। तो ऐसी जो कंट्रीज जो है पहले इंडिया के साथ में रहती, तो उसको अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया डिवाइड होने से पहले अगर किसी के पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इस कंट्री का पार्ट रहे हो और बाद में उन्होंने डिवीजन के बाद अपनी कंट्री सिलेक्ट कर ली, तो ऐसे बंदे को आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंदन 46,000 का है, जिसमें से 26,000 जो है वो इंडिया में रिसीव हुआ है। तो नॉन रेसिडेंट को कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है? नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है। तो इंडियन इनकम इसमें से 26,000 sir. सिर्फ 26,000 है। मैंने गलत लिखा है। यस सर, 20,000 आपने ऑप्शन में डाला सर। Yes sir. 26,000 मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन हांगकांग फॉरेन इनकम है, किसको टैक्सेबल होगा? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम सिर्फ एक ही बंदे को टैक्सेबल होता है, ये रहा आपका फॉरेन इनकम, सिर्फ एक ही को टैक्सेबल होता है, किसको? RNOR को। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes sir. यस सर। लास्ट है, मिस्टर अन्ना हु इज इंडियन सिटीजन स्टेज आउटसाइड इंडिया ओनली, मतलब नॉर्मली वो इंडिया के बाहर ही रहता है। कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अप्लाई ऑन हिम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है, उसको कितना दिन इंडिया में रहना है? 182 डेज सर। है ना, सिंपल है। First sir. इसको ये एक्सेप्शन में आता है और इसको 60 और 365 अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, और ये भी कि क्वेश्चन करने में और उसको ऑब्जेक्टिव्स में करने में ये दोनों अलग अलग आपकी चीजें होती हैं। अभी आपको कितने मार्क्स मिले थे वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ठीक है। जो भी आपको मार्क्स मिला हो, मैंने कभी चेक भी नहीं किया है आप लोगों के मार्क्स। दिस इज ओनली टू टेस्ट योर ऑब्जेक्टिव स्किल्स, कैसे आप ऑब्जेक्टिव्स को आंसर करते हैं, और ये भी कि आप लोगों को सीखना है कि हम लोग को कैसे इस चीज को और बेटर करना है। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले हम लोग ने नहीं किया था रेसिडेंशियल स्टेटस पे ऑब्जेक्टिव्स, और स्कोप ऑफ इनकम पे हम लोग ने ज्यादा नहीं किया था, 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स में देखा हुआ है। बट इस बार हम लोग ने पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम में मैंने आपके लिए एक गूगल फॉर्म मैंने बना लिया था, सो दैट आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम पे ही प्रैक्टिस हो, इसीलिए बनाया है। ठीक है, तो मे बी अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ देर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। अभी आप दोनों नोट्स लेके पढ़ लेना। स्कोप ऑफ इनकम के लिए एक ही नोट्स मैंने आपको दिया है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। उसमें और कुछ है ही नहीं बेटा। इससे पहले अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आप देखेंगे किसके ऊपर आया था, मतलब अगर नोट्स भी, अगर आपने पीपीटी भी पढ़ा हुआ है तो भी आप थ्योरी क्वेश्चन भी आंसर कर पाएंगे। इसके ऊपर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आज तक के पूछे गए। एक या तो 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए, या तो एक आपको पूछता है कि हु इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो किसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं? जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन पूछा था। किसको आप ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करना है और